नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। परिवार की 2 शादियों में सम्मिलित हो 10 दिन बाद आज सवेरे ही दिल्ली से मेरी वापसी हुई थी। कुछ देर में परिवार के साथ बैठ चाय की चुस्कियों के बीच इधर उधर की बातें और शादियों का विवरण देती रही। अचानक याद आते ही पूछ बैठी, हाँ अब तुम बताओ, कैसी हुई जितेंद्र की शादी और बहू कैसी है? एक सब गंभीर हो गया। मेरा बेटा बोला, बड़ा अनर्थ हो गया माँ, शादी के दूसरे ही दिन वीनू की मौत हो गई। दोस्तों के साथ वापस आ रहा था, रास्ते में जीप का एक्सीडेंट हो गया। इसी से अभी परिवार लौटा नहीं, गांव में ही रुका है। सुना है 13वीं के बाद लौटेंगे। मैं सुनकर सदबद रह गई। हे भगवान, ये कैसा वृक्षपात कर दिया हंसते खेलते परिवार पर। जितेंद्र के पिता तिवारी जी हमारे पड़ोसी थे। 6 व्यक्तियों के परिवार में पति पत्नी सहित एक बेटी, 3 बेटे थे। जितेंद्र सबसे बड़ा और वीनू सबसे छोटा। जो बच्चे अपने आंखों के सामने पलकर बड़े होते हैं, उनके साथ हुई अनहोनी को मन स्वीकार नहीं कर पाता, इसलिए मेरा मन बहुत विचलित हो उठा था। कई दिनों तक आंखों के सामने जितेंद्र, वीनू और तिवारी दंपति के चेहरे घूमते रहे। फिर धीरे धीरे सामान्य दिनचर्या शुरू हो गई। ये तो जीवन का सत्य है, कोई आए जाए, समय अपनी गति से चलता रहता है, वो कहाँ रुकता है किसी के लिए। 20 दिन बाद जब तिवारी परिवार गांव से वापस लौट आया तो पड़ोसी होने के नाते मैं उनका दर्द बांटने उनके घर पहुंची। जैसा कि स्वाभाविक था, घर का प्रत्येक व्यक्ति दुख के अथाह सागर में डूबा था। बहुत देर बैठी उनका दुख बांटती, सांत्वना देती और समझाती रही। जब चलने लगी तो पूछा, जितेंद्र की बहू क्या वापस चली गई? नहीं, उधर कमरे में है, जितेंद्र की बहन ने उत्तर दिया। वाड़ी और आंखों में उपेक्षा का भाव छिप नहीं सका, मानो इस सब के लिए बहू ही जिम्मेदार थी। मैं बात को टाल कमरे की ओर बढ़ गई। छरछरे शरीर की एक गोरी उदास लड़की मुझे देख उठ खड़ी हुई। आगे बढ़ उसका हाथ थामा। मैंने धीरे से कहा, संयम मत खोना बेटी, ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। धीरे धीरे समय घाव को भर देगा। जब सब सामान्य हो जाएगा, मेरे स्नेह तथा अपनत्व भरे स्पर्श का सहारा पा। उसने सूनी उदास आंखों मेरी ओर उठाई तो मन द्रवित हो उठा। उन आंखों से झांकते हुए मौन पीड़ा कह रही थी कि वो एक ऐसे सलीब पर टंगी है जहाँ उसके अकेलेपन की वृथा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। पहाड़ से दुख के समय में इस नए माहौल में उसके प्रति ये उपेक्षा क्या वांछनीय है? क्या इस समय उस प्रेम और भावनात्मक सुरक्षा की जरूरत नहीं है? मेरी बात सुन जी, कह उसने पुनः निगाह झुका ली। शायद धैर्य की परिकाष्ठा पर पहुंचना चाहती थी, पर प्रत्युत्तर का लाभ भी क्या था? उन आंखों की मौन भाषा ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। मैं फिर आने का वादा कर लौट आई थी। घर तो आ गई, पर मन किसी काम में नहीं लग रहा था। बार बार एक उदास मासूम चेहरा आंखों के सामने आता रहा। रात को बिस्तर पर लेटी तो आंखें मूंदते ही अचानक उस उदास चेहरे के पीछे एक वात्सल्यमयी सौम्य आकृति आ खड़ी हुई। तब मन स्मृति पटल कर अनेक पृष्ठ पलटने को मचल उठा। कुछ यादें जीवन से इतनी गहरी जुड़ जाती हैं कि समय का लंबा भी अंतराल उन्हें तोड़ या मिटा नहीं पाता है। सो मैं 30 वर्ष लांग अतीत में पहुंच गई। विवाह के बाद जब मैं ससुराल पहुंची तो पाया कि चाची सास के साथ हमारा संयुक्त परिवार है। चाचा जी की मृत्यु अपनी शादी के 10 वर्ष बाद ही किसी दुर्घटना में हो गई थी। बड़े होने के नाते बाबूजी ने मुझे छोटे भाई के परिवार का भार सहज स्वीकार कर लिया था। चाची जी तभी से पुरानी खानदानी हवेली में रहती थी। ससुर जी सर्विस में होने के कारण अपने परिवार के साथ कभी कहीं विभिन्न शहरों में घूमते रहते थे। बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भार माँ जी पर था और अपने बेटी बेटी के साथ चाची जी की तीनों बेटों की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाल ली थी। हवेली में रह चाची जी ही खानदानी जमीन जायदाद की देखभाल करती थी। जो भी आमदनी होती थी उसमें अपना खर्च निकाल बाकी सब जेठ जी के पास भेज देती थी। परिवार का कोई भी बड़ा कार्य, शादी ब्याह आदि चाची जी के पास ही जाकर होता था। माँ जी बताती, चाचा जी की मृत्यु के बाद अपने बच्चों का आंचल के साए में समेट चाची पति के गम को पी गई थी चुपचाप। मेरी शादी के 2 वर्ष बाद चाची जी के बड़े बेटे इंजीनियर बनते ही बाबूजी ने उसकी शादी तय कर दी और हम सब 2 महीने बाद गौरव की शादी के लिए
चाची जी के पास पहुंचे। सब कुछ तो बाबूजी को ही करना था, वही तो घर के ही बड़े बुजुर्ग थे। माँ जी चाची के साथ मिलकर बड़े उत्साह से सब इंतजाम देख सुन रही थी। चाची जी का उत्साह देखते ही बन रहा था। कभी कभी हंसकर बातों ही बातों में कहती, देखो भाई, रानी बहू अब जेठानी बनी हो तो तुम्हें ही समझाने सिखाने होंगे देवरानी को अपने घर के संस्कार आदि। मैं भी हंसकर उत्तर दे देती, आप चिंता न करें, बड़ी बनी हो तो बड़प्पन निभाना ही होगा। यूं ही हंसी खुशी के बीच बारात जाने का दिन भी आ गया। बारात बस द्वारा आगरा से देहरादून जानी थी। सो भोर में ही मंगल के गीतों के बीच बारात ने प्रस्थान किया। दिन मांगलिक रस्मों और रात हंसी ठिठोली में और नृत्य संगीत में बीत गया। दूसरे दिन सवेरे मेरे पति का फोन आया। विवाह भली भांति संपन्न हो गया। बारात शाम 4 बजे तक घर पहुंच जाएगी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रात्रि जागरण की थकान और आलस से भूल नहीं पाई कि बहू के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई। चाची जी के चेहरे से तो खुशी झलक पड़ रही थी। बार बार दृष्टि घड़ी की ओर उठ जाती, मानो समय बीत ही नहीं रहा था। किसी तरह शाम के 4 बजे और अब जरा सी 8 पर सभी की निगाहें द्वार की ओर पहुंचने लगी। धीरे धीरे 5, 6, 7 और फिर 8 भी बज गया। अब सबकी बेचैनी बढ़ने लगी। आखिर इतनी देर कैसी हो गई? कहीं रास्ते में बस तो नहीं खराब हो गई? शायद रास्ते में चाय नाश्ता को रुके हो और मस्ती में समय का ध्यान ही ना रहो। पर इतनी देर तो नहीं करनी चाहिए थी। जितने मुंह उतनी बातें, सब अपनी अपनी बुद्धि अनुसार कह रहे थे। रात्रि 9 बजे फोन आया। बस के साथ चल रही थी कार का एक्सीडेंट हो गया, देर से घर पहुंचेंगे। सबके चेहरे फक पड़ गए। चाची जी का रंग पीला पड़ गया, मानो शरीर से एक एक बूंद खून तक निचुड़ गया हो। वो पलटी और पूजा गृह का द्वार बंद कर लिया। पर हाय रे विधाता, तूने पिघला एक माँ की पुकार पर भी रात 2 बजे गौरव का निर्जीव शरीर ले आए। बारात वापस लौट आई। सबके पीछे उतरी थर थर कांपती भीती हिरनी सी नई बहू, आंखें फाड़े विस्फारित नेत्रों से पति के निर्जीव चेहरे पर दृष्टि गड़ाए लाल जोड़े में वह नवविवाहिता चुपचाप आ खड़ी हुई। पर आरती का स्वागत थाल सजने वाली सास पूजा गृह का द्वार बंद किए बैठी रही। आह, कैसा हृदय विदारक दृश्य था। बहुत पुकारने पर भी चाची जी बेटे के अंतिम दर्शन करने को बाहर नहीं आई। 4 दिन पूजा गृह में यूं ही बंद रहा। तब 5वें दिन ससुर जी ने द्वार पर जाकर पुकारा, छोटी बहू दरवाजा खोलो। कुछ क्षण बाद द्वार खोला। भावहीन मुख और सुनी आंखों के करुण वंदन को सहने का ताव किसमें था? भला बूढ़े जेठ जूठी बहू के सिर पर हाथ रख कर रो पड़े। सांत्वना के शब्द दो मानो चुके थे। द्वार तो खुल गया था पर पूजा गृह का, किंतु चाची बाहर नहीं आई। वहीं चटाई पर आंखें मूंदी पड़ी रही। न खाना न पीना। माँ जी जब बहुत जोर डालती तो कभी चाय कभी नींबू पानी ले लेती, बस। उधर नई बहू उमा का हृदय रिश्तेदारों और आने जाने वाले दबी जवान में कहे व्यंग बाड़ों से छलनी होता रहता था। पर वो पत्थर बनी सजल नेत्रों से पृथ्वी को निहारती रहती, चुपचाप बैठी रहती। 8 दिन यूं ही बीत गए। उस दिन उमा के पति जिन्हों से वापस ले जाने का प्रस्ताव रखा तो मुझे चाची जी से पूछने भेजा गया। बड़ी बहू, हिम्मत जुटा मैंने चाची जी से पूछा तो एक वाक्य में उत्तर मिला, अभी नहीं, 13वीं के बाद। 13 दिन कैसे कटेंगे बताना बहुत कठिन है। 13वीं के दूसरे दिन जब सब चाची जी के लिए लेकर मैं चाय लेकर पहुंची तो वो वहां बैठी थी, किंतु सूजी लाल आंखें बता रही थी कि वो रात भर से सो नहीं पाई हैं। प्याला हाथ में थाम कर वे थके स्वर में बोले, बहू रानी, अब मुझ में तो शक्ति नहीं है। जेठ जी, दादी, समधी जी और नई बहू को जब हमें बुलाए भेज दीजिएगा। कक्ष में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आंखें गंगा जमुना बनी हुई थी, पर चाची जी की सूनी आंखों में ना जाने कैसा दृढ़तापूर्ण आत्मविश्वास भरा था। हिचकियों के बीच उमा के पिता बोले, उमा बेटी, पैर पकड़ ले अपनी देवी जैसी सासू माँ के। नहीं समझी जी, माँ को सिर्फ माँ ही रहने दीजिए। माँ तो केवल माँ है, उसे देवी और सास जैसे विश्लेषण शब्दों में मत बांटिए। चलते समय भविष्य के प्रति आश्वस्त उमा अपने अभय दायनी सासू माँ के पैर आंसुओं से भिगोती रही और वे अपने आंसुओं को आंखों में पी गई। उसके सिर पर वात्सल्यपूर्ण हाथ फेरती रही। हाथ मात्र तो में भीगे उस दर्द के रिश्ते की। इस विदाई को देख सबकी आंखें नम थीं। कदाचित उनका भगवान भी अवश्य रो पड़ा होगा अपने कुकृत्य पर। उमा पिता के साथ वापस चली गई थी। चाची जी का दूसरा बेटा सौरभ प्रतियोगिता परीक्षा पास कर ट्रेनिंग पर जा रहा था।
सौरभ नए विचारों का सुलझा हुआ था। उसके विचार से उमा निर्दोष थी। इस अनहोनी के लिए दोषी था गौरव का भाग्य, जो ईश्वर के यहाँ से वह इतनी कम आयु लेकर आया था। माँ की आज्ञा मान वह विवाह के लिए राजी हो गया। साल भर बाद सौरभ की ट्रेनिंग पूरी होती एक साधारण समारोह में सौरभ उमा परिणय सूत्र में बंध गए और उमा बहू बन गई, फिर से घर में आ गए। प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्यचकित था। इस आयु में रूढ़ियों और अंधविश्वास के विरुद्ध इतना सशक्त साहसिक कदम उठाने की प्रेरणा चाची जी के मन में आई कहाँ से? वो धीरे धीरे अंतर्मुखी होती गई, पर बहू उमा को यह एहसास कभी नहीं होने दिया कि वो घर में अवांछित है। हर कदम पर वो बेटे बहू की ढाल बन खड़ी रहती थी। इस शादी के बाद कभी किसी ने गौरव का नाम उनके मुंह से नहीं सुना। कभी जिक्र आ भी जाता तो वो बहाने से टाल देती। कभी कभी एकांत क्षणों में वो शायद गौरव उनकी ममता को झकझोर जाता, तब उनकी आंखें अन्यासा ही भीग उठती थी। ऐसे समय यदि कोई लेता तो क्या हुआ माँ जी, तो वे सहजता से कह देती, शायद आंख में कुछ गिर गया है। 2 वर्ष बाद जब उमा की गोद में बेटा आ गया तो उनकी आंखों में शांति थिराई थी। बेटे के गम को तो वो पी ही गई थी दुनिया के सामने, पर सत्य यह था कि इस आग में वह तिल तिल कर मर रही थी। स्वास्थ्य गिरता जा रहा था और 3 वर्षों बाद अपने गम को हृदयों में सजोए वो बेटे की खोज में अंतः यात्रा पर चली गई। मौत की खबर पा माँ जी रो पड़ी थी। चलो अच्छा हुआ, अपनी लाश ढोने से मुक्ति तो मिली छोटी को। उमा सौरभ आज सुखी दाम्पत्य जीवन बिता रहे हैं। एक बेटे बेटी के साथ एक छोटा सा सुखी परिवार है उनका। पर सासू माँ का जिक्र आते उमा की आंखें भीग जाती हैं। पराई बेटी के लिए इतना दर्द कि अपना दर्द और गम समेत हृदय के किसी गहरे अंधकार कोठरी में दफन कर दिया गया। ऐसी महान ममता पे नारी की स्मृतियां सजोते सजोते स्वजनों का ही नहीं, परायों का मस्तक भी नत हो जाता है। काश इतनी शक्ति और हिम्मत सभी में होती तो आज जितेंद्र की बहू जैसी अनेक युवतियों को ना तो दोषी माना जाता, न समाज में ही वो किसी के अपराध बोझ से ग्रसित होती। दोस्तों, आपको कहानी मेरी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप हमें कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। पसंद आने पर आप इसे अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। ऐसी नई नई मोरल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। राधे कृष्णा।